डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का विषय है कला और वास्तुकला। दिल्ली सल्तनत में कैसी कला थी, क्या वहाँ पर वास्तुकला था, वास्तुकला में क्या विशेषताएं थी, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो संख्या आपकी 6, लेसन 11, BA सेकंड साइंस हिस्ट्री, कला वास्तुकला। इस पाठ की अन्य वीडियो में हमने सूफी मत और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा है। तो आज हम कला के बारे में पढ़ने वाले हैं। कला में जो पहला बिंदु है वह है आपका चित्रकला। पहले हम चित्रकला के बारे में देखेंगे। इस्लाम में किसी भी प्राणी के चित्र बनाना निषेध था। इस्लाम में चित्र प्राणी के, जीवित जो प्राणी हैं उनके चित्र बनाना निषेध था, मतलब मनाही उसकी थी इस्लाम में। इस्लाम के अनुसार आप ऐसा करते हो तो आप इस्लाम विरोधी हो। तो सुल्तान तो ज़्यादातर मुस्लिम ही थे, तो इसके कारण से चित्रकला का पतन कुल मिलाकर होता है इस काल में। 1947 में जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में हरमन गोटज का एक विशेष लेख छपा। तो उन्होंने इस लेख में प्रारंभिक मुस्लिम कला शैलियों का एक उल्लेख करते हुए सल्तनत कालीन चित्रकला के बारे में बताया। इसके बाद बेहकी द्वारा भी शोध कर कुछ निष्कर्ष निकाले गए। तो हम देखते हैं हरमन गोटज और बेहकी, इन लोगों ने इस विषय पर शोध करके कुछ निष्कर्ष निकाले। उन निष्कर्ष जो निकले उनसे एक धारणा बनी कि इस काल में जो सल्तनत काल था आपका, कि जो विकास है चित्रकला का वो हुआ, विकास हुआ था, न कि केवल पतन ही हुआ था, विकास भी हुआ था। इनसे पता चला कि इस काल में नीति चित्र, लघु चित्र और आपके चित्रांकित पांडुलिपि जो है विशेष रूप से 4 होती थी। तजाउद्दीन रजा और इसामी, ये उस काल के जो विद्वान हैं, इनके लेखों में भी इस बात का उल्लेख है कि इल्तुतमिश के समय में ही इस चीज का प्रारंभ हो गया था। इल्तुतमिश के काल में चीनी चित्रकार दिल्ली आए थे। इल्तुतमिश के काल में चीनी चित्रकार दिल्ली आए। छोटी उपलब्धि नहीं थी उस समय, ये चीनी चित्रकार आए हमारे यहाँ। उनको सुल्तान द्वारा उचित सम्मान व संरक्षण किया गया। समकालीन फारसी व हिंदी साहित्य में अलाउद्दीन खिलजी के काल में नीति चित्रों व कपड़े पर बने चित्रों का उल्लेख भी आता है। इसमें जानकारी मिलती है कि महल के निजी कक्षों की दीवारों को, निजी जो कक्ष थे महल के, निजी कक्षों की दीवारों को सुंदर जो है भित्ति चित्रों से सजाया जाता था। सुंदर भित्ति चित्र बने हुए थे, कपड़े पर भी कसीदे के माध्यम से बने हुए थे। सर्वाधिक विकास जो है फिरोज तुगलक के काल में होता है। सर्वाधिक जो विकास है फिरोज के काल में होता है। इसके जो प्रभाव पड़े, भित्ति चित्रों के प्रभाव चंपानेर, सरहिंद व मखदुमली से मिलते हैं। इन मस्जिद व स्मारकों को, जो इस काल की जो ये मिले प्रमाण, तो इनकी मस्जिद जो स्मारक बने, भवन बने, उन स्मारकों में क्या मिला, सुंदर उनको बेल बूटों से सजाया गया है। बेल बूटे उनके ऊपर बनाए गए हैं। बेल बूटे वर्जित नहीं थे इस्लाम में। चित्रकला के क्षेत्र में जहां भित्ति चित्रों के माध्यम से विकास हुआ, वहीं पांडुलिपियों पर चित्रों को अधिक अंकित किया गया। मांडू, जौनपुर और बंगाल सल्तनत काल में, जो दिल्ली के अलावा मांडू था, जौनपुर था, आपका बंगाल था, ये भी उस कला के विकास के जो है प्रमुख केंद्र रहे। पुष्कों के किनारों को
पुस्तकों के जो किनारे थे उनको सुंदर रंगों से आपके सहायता से, रंगों की सहायता से सजाया गया। प्रमुख पांडुलिपियाँ कौन कौन सी थी इस काल की? खमसा, शाहनामा, मथनवी, नियातमनामा, नियामतनामा, ये प्रमुख उनमें आती थी। गीत गोविंद, भागवत पुराण, रागमाला ये थी। तो चित्रों के माध्यम से विभिन्न दृश्यों को दिखाया गया। नटराज की मूर्तियों को भी इस ग्रंथ में जगह दी गई है। दूसरा जो बिंदु आता है आपका वह है संगीत। संगीत भी निषेध था इस्लाम में, फिर भी काफी विकसित यह होता है। संगीत के विकास में सूफी संतों भूमिका किनकी थी? सूफी संतों, हिंदू संतों और राज दरबार में जो गतिविधियां होती थी, राज दरबारों की उसमें भूमिका थी। यहाँ यह स्पष्ट है कि कुरान की पाबंदियों के कारण अधिकतर सुल्तान संगीत पसंद नहीं करते थे। अधिकतर सुल्तान कुरान से डरते थे और संगीत पसंद नहीं करते थे, परंतु परिवार के सदस्य, जो परिवार के सदस्य थे इन सुल्तानों के, उन्होंने इनको संरक्षण दिया संगीत को। उनमें आपके बलबन, उसका पुत्र बुगरा खां और अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक के नाम प्रमुखतः लिए जा सकते हैं। संगीत परंपरा के आदि संस्थापक उस काल में आदि संस्थापक जो है, मुख्य जो व्यक्ति था इस चीज को फैलाने वाले, वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने काफी काम इस क्षेत्र में किया। वह अपने समय का सबसे प्रसिद्ध भारत का महान संगीतज्ञ था। उस समय में वह महान संगीतज्ञ था। उसने एमान, क्या एमान, घोड़ा, सनम, तिलक, घोड़ा, सनम, तिलक, 2 अंक में आ जाए तो 2-2 अंक के क्वेश्चन विशेष रूप से बनेंगे। तिलक, साजगिरी, सरपाज इत्यादि रागों का प्रचलन किया। इसके कारण उसको नायक की उपाधि भी दी गई। तबला हमने पहले ही पढ़ा था, उन्हें भारतीय रागों को 12 भागों में विभाजित किया। तबला व सितार का आविष्कारक भी माना जाता है। कुछ इतिहासकार इस पर आपत्ति भी करते हैं। कव्वाली की शुरुआत भी अमीर खुसरो के द्वारा मानी जाती है। अमीर खुसरो के अतिरिक्त एक अन्य संगीतज्ञ गोपाल था। गोपाल को अलाउद्दीन ने जो है संरक्षण दिया था। कव्वाली के बारे में पहले ही पढ़ के आए थे। फिरोज तुगलक के समय में विशेष रूप से वाद्य यंत्रों का आविष्कार होता है और संगीत में तुर्क व भारतीय क्षेत्रों के एकीकरण की जो है शैली भी बनती है। तुर्क व भारतीय जो शैली है वह है मिश्रित होकर एकीकरण की जो एक प्रक्रिया चलती है। राग दर्पण नामक संगीत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया। जौनपुर व ग्वालियर के समय में संगीत के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात होने लगे थे, जिसकी पूर्णता सरकी शासकों के काल में हुई। हुसैन शाह सरकी ने राग ख्याल दिया तो संगीत शिरोमणि ग्रंथ की रचना की। हुसैन शाह जो सरकी थे, राग ख्याल दिया, संगीत शिरोमणि ग्रंथ की रचना भी की। वेरी इंपॉर्टेंट, संगीत शिरोमणि ग्रंथ।
हसन ए दहलवी को उसकी गज़लों के कारण, वेरी इंपॉर्टेंट, हसन ए दहलवी को उसकी जो गज़लें थी उसके कारण भारत का सीदी कहा जाता है, भारत का सीदी। ग्वालियर का मान सिंह भी इस संगीत के क्षेत्र में विशेष हस्ती माना जाता था, प्रमुख नाम था। तो ये हमने संगीत के बारे में लगभग पढ़ लिया है, एक आध बात रह गई है वो भी देख लेते हैं। उसके बाद चिंतामणि संगीत को बिहारी बुलबुल की उपाधि से नवाजा गया। मोहम्मद तुगलक के काल में संगीत प्रेम इतना था कि 1200 गायक थे, ऐसा पता चलता है। तो सूफी संतों का योगदान गजलों व कव्वालियों में दिख रहा। हिंदू संतों में चैतन्य का नाम आता है, कीर्तन शैली को उन्होंने बढ़ावा दिया। तीसरा बिंदु है आपका नृत्य। नृत्य कला का विकास जो है राज दरबार में कम हुआ, बाहर ज्यादा होता है। शाही दरबार व अमीरों ने नृत्यकारों को हालांकि संरक्षण दिया, कला दरबार में जीवित रह सकी। नृत्यांगनाएं भी जो है दरबार में देखी जा सकती थी। इसके अलावा मुख्य उद्देश्य जो है शाही परिवार अमीर वर्ग का, अमीर और शाही वर्ग था, बड़े जो लोग थे कुलीन, उनका मनोरंजन करना ही नृत्य कला का उद्देश्य उस समय रहता था। तो दक्षिण भारत में ज़्यादा उन्नति हुई संगीत के क्षेत्र में। यहाँ पर नृत्य कई शैलियों का विकास हुआ। इन शैलियों में भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, ये प्रमुख शैलियाँ विकसित हुई वहाँ पर। उड़ीसा के मंदिरों में देवदासियों द्वारा, उड़ीसा मंदिरों में जो देवदासी थी वो भी नृत्य का काम करती थी, रूटीन का काम था। तो ओडिसी शैली उससे विकसित होती है। सामान्य दासियाँ भी भाग लेती है। नटराज की मूर्ति भी नृत्य का प्रतीक है। शिव की मूर्ति है, शिव भगवान का प्रतीक है। नाटक, वैवाहिक नाटक भी पहले की तुलना में विकसित हुए। नृत्य का प्रचलन बलबन के उत्तराधिकारियों में हुआ। अफगानों के काल में नहीं के बराबर था ये नृत्य। तो इनकी जो छवि नृत्यांगनाओं की, नृत्यकारों की छवि सामान्यतः अच्छी नहीं मानी जाती थी उस समय। तो ये हमने 3 क्षेत्र अभी तक पढ़ लिए हैं, मुख्य जो क्षेत्र हैं कला के। अब आती है बात स्थापत्य कला की या वास्तुकला की। इसमें आपका पहला जो क्षेत्र है वह है, हम पढ़ेंगे जो बिंदु है, वह स्थापत्य कला में बदलाव। तो इस कला में क्या बदलाव उस समय आ रहा था, सल्तनत काल शुरू हो चुका था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि परंपरागत जो भारतीय कला थी और प्लस इस्लामिक जो कला थी उसका जो है ये मिश्रण थी, और इसका जो नाम है वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला रखा गया था। वैसे तो 7वीं शताब्दी में ही भारतीय स्थापत्य पर इस्लामिक प्रभाव दिखाई देते हैं, परंतु यह सल्तनत की स्थापना के बाद अधिक स्पष्ट हुआ। विशेषताएं क्या क्या थी? भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम शैली के आधार पर बदलाव आया। परंपरागत जो शैली, जिसको स्थानीय शैली कहते थे, इस स्थानीय शैली में सहतीर देना, शिल्प कला का प्रयोग ज्यादा होता था, प्रचुर प्रयोग होता था। प्रचुर मतलब ज्यादा। इसमें तिरछी व खड़ी रेखाएं भवनों में बनाई जाती थी। तिरछी व खड़ी रेखाएं भवनों में बनाई जाती थी। इसके लिए स्तंभों को खड़ा करके कड़ियों इत्यादि का जो है सहारा देकर प्रकोष्ठों की सहायता से इसे तैयार किया जाता था। अब क्या आ गए थे? नए प्रयोग आ गए थे। वो थे आपके मेहराब व गुब्बद, जिसके तहत अब किसी लकड़ी इत्यादि का प्रयोग बीच में सहारे के लिए नहीं किया जाता था।
अब लकड़ी का प्रयोग सहारे के लिए नहीं था। दूसरा बिंदु है आपका, स्थानीय शिल्प की दूसरी विशेषता धार्मिक मौलिकता थी। क्या थी? धार्मिक मौलिकता। इसमें भवन बनाते हुए, जब भवन बनाते थे पहले, तो पद्म चक्र व स्वास्तिक का निशान होता था, अंकित होता था ये निशान। इसे हिंदू वास्तुकला की लोक कला शैली कहा जाता था। लोक शैली थी ये, लेकिन अब वो निशान कहीं नहीं रहे, कहीं नहीं बने, दिखाई ही नहीं दिए अन्य जो भी भवन बने। तीसरा परिवर्तन भवनों की सजावट के संदर्भ में था। भवनों की सजावट के संदर्भ में क्या था? इस्लाम में जीवित का जो है निषेध था, तो अब क्या बनी ज्यादातर आकृतियां? वह थी लिखावट, लिखा गया और ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई। यही अब ज्यादा बनने लग गई थी। उसके बाद जो परिवर्तन आता है वह चौथा परिवर्तन है आपका, तुर्कों की वास्तुकला शैली अरबी थी। तुर्कों की जो शैली थी वो है अरबी थी, परंतु अब इस नई शैली का निर्माण व अलंकरण के बाद उसे क्या कहा जाने लगा? अरबस्क। इसमें भारतीय वास्तुकला व अलंकरण का इस्लामी कला पर प्रभाव साफ दिखाई देता है। पांचवा बिंदु है, नई विकसित शैली पर ईरानी व अरबी प्रभाव तो था ही, कहीं कहीं पर सुल्तानों का जो व्यक्तिगत रुझान है वह धर्म का प्रभाव भी देखा जा सकता है। धर्म के तत्वों का भी भारी जो है प्रयोग या ज़्यादा प्रयोग प्रतीत होता है। जैसा कि कश्मीर क्षेत्र, इसमें लकड़ी के भवनों का निर्माण अधिक हुआ। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख भवन। प्रमुख भवनों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रमुख भवनों में अगर हम पढ़ते हैं तो पहले आएंगे आपके मामलुक वंश के भवन। किनके आएंगे? मामलुक। मामलुक में हम पढ़ेंगे तो आपका पहला जो भवन आता है वह है कुतुल इस्लाम। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था, आपको पता होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवत उल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम जो है पहला ये भवन था, इम्पोर्टेंट है। दिल्ली में इसका निर्माण राय पिथौरा का जो किला था उसमें इसका निर्माण कराया गया था। तो पहली तुर्क मस्जिद थी ये। कुछ लोग कहते हैं कि इसका निर्माण विष्णु मंदिर के स्थान पर किया गया था। एक भवन और बनाया इसने, वह था अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन में ही बन गया था। तो कोई ना कोई भारतीय इमारत थी, उसको तोड़ के उसके ऊपर ही इसका निर्माण किया गया था। अलग अलग मत हैं। तो 2.5 दिन का एक मेला लगता है तथा यहाँ सुल्तान वहाँ जाता है, जबकि दूसरा विचार है कि 2.5 दिन ही बनने में लगे। तीसरा विचार यह है कि एक संस्कृत विद्यालय को गिराकर बनाया गया था। यह भवन उसने अपने सूफी संत जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, उनकी स्मृति में बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट। इल्तुतमिश ने जो है तैयार करवाया इसको। प्रारंभ में यह भवन 4 मंजिला था, जो कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं हम। इल्तुतमिश ने पूरा कराया था और शुरू करवाया था ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रारंभ में 4 मंजिला था, लेकिन फिरोज तुगलक ने जो है जब इसकी छत पर बिजली गिर गई थी, पुनर्निर्माण कराया और मंजिल का आकार छोटा करके 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया और फिर 5 मंजिल हो गई। तो फिरोज ने इसकी मरम्मत भी करवाई, अगर हम समझेंगे तो।
विजय स्तंभ का भी इसको नाम दिया जाता है। भवन निर्माण के क्षेत्र में इल्तुतमिश का जो काल था, इल्तुतमिश के काल में मकबरों की शुरुआत होती है, मकबरों के निर्माण की शुरुआत हो जाती है सुल्तानगढ़ी में। सुल्तानगढ़ी में निर्माण कराया, प्रथम फर्स्ट ये मकबरा था निर्मित वहाँ पर। बदायूं में भी उसने, बदायूं में एक मस्जिद का निर्माण भी वह कराता है। इन भवनों का निर्माण स्थानीय कारीगरों ने पत्थरों से किया, छोटे छोटे गुम्बद भी बनाए। अगर हम इस मामलुकों में देखते हैं, फिर आता बलबन का नाम। बलबन ने लाल महल, एक मकबरा और लाल महल अपना बनाया। लाल महल, बड़ी बड़ी गुम्बद इसके मकबरों में बनाई गई। मेहराबों को भी वैज्ञानिक विधि से निश्चित क्रम के अनुसार बनाया गया। तो इसके जो शुद्ध इस्लामी मकबरा इसके काल में बनता है। इस काल के भवनों पर कुरान की आयतें भी लिखी गई। तो ये हमने मामलुक वंश के भवन पढ़ लिए हैं। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम खलजी वंश के भवन, तुगलक वंश के भवनों को पढ़ते हुए हम छोटे प्रश्न करके इस पाठ को समाप्त करेंगे।